अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अंजुम वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में इंतहाई खौफनाक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। अम्मी, मेरा कॉलेज यूनिफॉर्म कहाँ रखा है? मैंने अम्मी से पूछा। अरे बेटा, वही होगा जहाँ हमेशा होता है, अम्मी ने रवायती जवाब दिया। वहाँ कहाँ है? मैंने फिर पूछा। अरे मैंने कल रात ही इस्त्री करके रखा था, बराबर से देखो, हैंगर में होगा, अम्मी ने फिर जवाब दिया। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, ये हाल है, न जाने दूसरे के घर जाकर क्या करेगी। मेरा नाम अफरोज़ है। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक मकामी कॉलेज में बीएससी के तालिबा थी। मेरी दुनिया मेरी माँ के गुदी थी। वही मेरी हमदर्द, मेरी गमगुजार और मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बड़ा किया। हर बेटी को अपनी माँ पे नाज होता है, मगर मुझे फ़ख्र है कि मैं उनकी बेटी हूँ। यार चल जल्दी, अगर आज लेट हो गए तो मैडम ने क्लास में ही क्लास ले लेनी है। मैंने अपनी कॉलेज की सहेली से मुमताज़ से कहा। हमने क्लास में पहुँचकर खुदा का शुक्र अदा किया कि मैडम अभी तक नहीं पहुँची थी। मैं क्लास में खिड़की वाली सीट पे बैठती थी, जहाँ से कॉलेज बाहर का रोड नजर आता था। मैंने अक्सर देखा था कॉलेज के बाहर एक लड़का सुबह से कॉलेज का टाइम खत्म होने तक वही खड़ा रहता था। वो टिकटिकी बांधे वो मुझे ही देखता। कॉलेज के टाइम के बाद जब मैं और मुमताज़ सड़क पर खड़े होते तो मुझे घूरता। मुमताज़ अक्सर मुझे चिढ़ाती कि इससे दोस्ती कर ले, अच्छा लड़का है, देखो सुबह से दोपहर तक तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। मगर मैं हमेशा इस बात से चिढ़ जाती और वो खिलखिला कर हंसती। अम्मी अक्सर मुझे परेशान देखकर पूछती थी क्या बात है, जो कि वो मेरी सहेली जैसी थी। फिर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर ये भी डर था अगर उनको इस लड़के के बारे में बताएं तो कहीं मेरा कॉलेज जाना बंद ना हो जाए। फिर एक दिन उन्होंने मुमताज़ से पूछा, जो अक्सर पढ़ने के लिए वो हमारे घर आती थी, कि मैं परेशान क्यों रहती हूँ। मैंने उसे इशारे से मना कर दिया। देखो अम्मी को कुछ मत बताना। उसने कहा, नहीं खाला, बस इम्तिहान करीब आ रहे हैं, तैयारी की वजह से थोड़ी टेंशन होगी, बाकी कुछ खास नहीं है। एक दिन तो हद ही हो गई। उस बदमाश लड़के ने मोहल्ले की गली तक मेरा पीछा किया। पहले सोचा किसी से कहूँ, फिर ख्याल आया कहीं मेरा तमाशा न बन जाए। उस दिन मैं काफ़ी गुस्से में घर पहुँची। अम्मी ने मुझे देखते ही पूछा, अरे अरे लड़की, क्या हो गया, क्यों इतना भन्नाई हुई है? बैठ, थोड़ा ठंडा पानी पी लो और बता क्या बात है। मैंने कॉलेज की मैडम का कहकर बात टाल दी। भला मैडम पे कोई इतना गुस्सा कौन करता है? हमारे ज़माने में तो उस्ताद को ही गुस्सा करने का हक होता था। अम्मी ने तावे पे रोटी डालते हुए मुझे कहा। पर अम्मी को क्या पता मेरा गुस्सा किस पर था। उस दिन कॉलेज से छुट्टी थी। मुमताज़ सुबह ही हमारे घर आई हुई थी। अम्मी ने मुझे छत पर कपड़े डालने को कहा तो मुमताज़ भी मेरे साथ ही हो ली। हम लोग कपड़े सुखा रही थी और मुमताज़ आसपास के नज़ारे भी कर रही थी कि अचानक मुझे कहा, अफरोज़ देख तो सही कौन आया है। मैंने पूछा कौन है? अरे गली में तेरा आशिक खड़ा है। ये कहकर वो हंसी। दिल में आया कि नीचे जाकर उसका मुंह तोड़ दूं, मगर सारा गुस्सा मुमताज़ पर उतार दी। अरे अरे मैंने क्या किया? मैंने तो तेरा मुस्तकबिल दिखाया है। वो अपना दामन बिछाते हुए बोली, तू नीचे चल मुस्तकबिल की बच्ची, मैं तेरा हाल ठीक करती हूँ। ये कहते हुए मैं और वो नीचे आ गई। मजाक अपनी जगह, मगर अब मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। न जाने कौन है, कहाँ से आया है, क्या हस्ब नस्ब है और न जाने क्या इरादे हैं। ये सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अगले रोज मैं और मुमताज़ टोक पर खड़े थे तो मुझे एक आवाज़ आई, सुनिए प्लीज़, मेरी बात सुन लीजिए। और वो आवाज़ इतनी खुशनुमा और मीठी लहजे में थी कि मैं पलटे बगैर ना रह सकी। देखा तो वही लफंगा मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में न जाने क्या जादू था कि न चाहते हुए भी उसके बात का जवाब दिया। जी फरमाइए, मैंने कहा। देखिए मुझे गलत मत समझें, आप मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे जो तरीका सही लगा मैं आजमाया। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरी बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। भले आज नहीं तो जब भी आप चाहें, चाहे हाँ में या ना में, आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। आप जहाँ भी हो मुझे अपने जवाब से आगाह कर दीजिएगा, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। वो बोला और चला गया। उसके लहजे में अजीब सी साहिस्तगी थी, जैसे किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता हो। मैंने अपने ख्याल का इजहार मुमताज़ से किया तो बोली, अगर अच्छे खानदान का होता ना तो घर पर रिश्ता भिजवाता, यूँ रास्ते में परेशान ना करता। मैंने सोचा मुमताज़ कह तो ठीक रही है। खैर फिर हम घर चले गए। मैं दोपहर को लेटी थी, मेरे कानों में उसके अल्फाज गूंज रहे थे। न जाने उसकी बात में क्या जादू था कि मेरे दिल में उससे बात करने की ख्वाहिश हुई। अगले रोज़ मैंने मुमताज़ को कहा, तू जा, मुझे कुछ काम है। वो चली गई तो मैं उस लड़के का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में वो आ गया। मैंने उससे बात शुरू की। उसने अपना नाम नवीद बताया। कहा कि इंजीनियरिंग पास की है और वालिद की फैक्ट्री में बतौर इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई। मैं तो उसे मेडल पास समझ रही थी। खैर मैंने उसे आधा घंटा बात की और घर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और नवीद की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। अब ये रोज़ का मामूल था। मैं आधा घंटा उससे बात करके फिर घर जाती। अम्मी के पूछने पर इम्तिहान की तैयारी का बहाना बना देती। मैंने उस प्लान में मुमताज़ को भी शामिल कर लिया था। अगर अम्मी कुछ पूछे तो उनसे कह देना कि उनकी शख्सियत में क्या था। मैं अपनी माँ से भी झूठ बोलने पर मजबूर हो गई थी। फिर अब मैं शाम को भी उससे मिलने जाने लगी। इस बार में भी मैंने अपने दोस्त मुमताज़ का सहारा लिया और उससे मिलने जाने लगी।
इतना कह दिया था कि अगर अम्मी पूछे तो कह देना कि शाम के वक्त बैठकर हम इम्तिहान की तैयारी करते हैं। मेरे दिल में नवीद के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। बात बढ़ते बढ़ते मोहब्बत तक पहुंच गई। हमने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली थी। अब वापसी मुमकिन नहीं थी। उस रोज मैं जैसे मामूल कॉलेज से आधा घंटा देर से लौटी तो अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अफरोज सुन बात। मैं उनके पास गई तो बोली, देख बेटी, तू अब जवान हो चुकी है, बेरी पक जाए तो पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। देख, ये कुछ रिश्ते आए हैं तेरे लिए, ये सब अच्छे घर के लड़के हैं। अम्मी ने कहा, पर अम्मी अभी मुझे पढ़ना है, कम से कम कॉलेज तो मुकम्मल होने दे। मैंने झुंझुला कर कहा, अरे पर अभी तेरी शादी थोड़ी कर रही हूँ, तो ये तस्वीर देख ले, इनमें से जो भी पसंद आए मुझे बता। हम जाके मांगनी तो नहीं, कम से कम बात तो पक्की करेंगे। फिर जब तेरा कॉलेज खत्म होगा तो तेरी शादी कर दूंगी मेरी रानी। अम्मी ने पूरा बयान बताया। नहीं अम्मी, अभी नहीं। ये कहते हुए मैंने अपने कमरे में चली गई। शाम को अम्मी ने मुझे फिर प्यार से अपने पास बुलाया और वही बात छेड़ दी। पर अम्मी, मेरे इम्तिहान है और अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ, इस मौजू पर बात बाद में करेंगे। मैंने फैसलाकुन लहजों में कहा। दरअसल मुझे डर था कि अम्मी इतना इसरार कर रही हैं, कहीं अम्मी को मेरे और नबीयत के बारे में पता तो नहीं चल गया। अच्छा ठीक है, पर उनमें से देख तो सही, कोई तुझे पसंद आता है। ये कहकर अम्मी ने 3-4 तस्वीरें चारपाई पर डाल दी। मैंने यूं ही सरसरी सर घुमाई, पर एक तस्वीर पर मेरी नज़र ठहर गई। ये तो नबीद था, पर तो उनमें से नबीद अभी नहीं था। मैंने उसकी तस्वीर उठाई तो अम्मी ने सुख का सांस लिया कि चलो बात तो आगे बढ़ी। अगले दिन मैंने नबीद से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे रिश्ते के लिए कहीं बात चलाई है। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ। अच्छा, मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद किसी और के घर रिश्ते की बात चल रही है जनाब की? मैंने मसनवी नाराजगी दिखाते हुए कहा, पर मैंने बात तुम्हारे घर चलाई थी, तो क्या तुम्हें मालूम था? मैंने खुशी से कहा, जी। मैंने यही अपने घर वालों से कहा था। अम्मी, जो आपने तस्वीर दिखाई थी उनमें से एक लड़का पसंद आ गया है मुझे। मैंने शर्माते हुए कहा तो अम्मी के जैसे बादल खिल गई। फिर न जाने क्या हुआ, आन की आन में मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैं नबीद की दुल्हन बनकर उनके घर चली गई। मेरे ससुराल में मेरे सास और ससुर ही थे। घर में हर तरह सुख ही सुख था। सबसे बड़ी बात, प्यार करने वाला शौहर। मेरी ससुराल में सभी सोमो सालात के पाबंद थे। हर जुमेरात को कुरान खानी का एहतमाम होता। जो बात मैंने गौर की थी, उस घर में हर वक्त एक दिल फरेब खुशबू बती रहती। मैंने अक्सर नबीद से इस बारे में पूछा तो हमेशा यही कहते, ये प्यार की खुशबू है। एक दिन दिल में न जाने क्या आई कि मैं उठी और बाहर लॉन में पौधों को पानी देने लगी। वहाँ जो गुलाब देखे इतने बड़े थे कि मैंने क्या, शायद किसी ने भी आज तक इतने बड़े गुलाब का फूल नहीं देखे होंगे। उनकी खुशबू भी काफ़ी दूर से महसूस की जा सकती थी। मैंने नबीद से पूछा, क्या ये गुलाब किसी और मुल्क से मंगवाए हैं? तो कहा, हाँ, बहुत दूर के मुल्क से मंगवाए हैं। घर में खाना मेरी सास ही बनाती थी। उस दिन भी मेरी सास किचन में खाना बना रही थी कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। मेरे ससुर घर में मौजूद थे। उन्होंने सास को उठाकर बाहर सोफे पर लेटा दिया और मुझे पानी लाने को कहा। मैं किचन में जब पानी लेने गई, मैंने देखा कि मेरे ससुर ने सास के सर पर हाथ रखा है और उनके हाथ में अजीब तरह की रोशनी थी। मुझे हैरत हुई, ये क्या मौजूजा है। खैर, मैं पानी लेकर पहुंची तो मेरे सास होश में आ चुकी थी। अबू को देखा तो पसीने में शराबोर थे। रात को नबीद आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और ये भी कि अबू के हाथ से रोशनी निकल रही थी। नबीद ने मुझे प्यार से समझाया, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, धूप की रोशनी पड़ी होगी तो तुम्हें ऐसा लगा होगा। नबीद ने इतने प्यार से बात की कि मुझे लगा वाकई ये मेरा वहम ही होगा। एक रोज जुमेरात को हस्बे मामूल कुरान खानी हुई। वहाँ मैंने मोहल्ले की औरतों के अलावा बहुत सी दूसरी औरतें भी देखी। ये सभी बहुत खूबसूरत थी। कुरान खानी के इख्तिताम पर जब मैंने मिठाई तकसीम की तो एक नकाब पोश खातून मेरे पास आई और कहा, माशाअल्लाह, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ये कहकर वो चली गई। उसके बाद मैं सोचती रह गई कि इसने ऐसा क्यों कहा। मेरी अपनी अम्मी ने भी इस बात को महसूस किया था। रात के खाने पर मैंने अपनी सास अम्मी से इस खातून के बारे में पूछा। मैंने पहले नहीं देखा था। वो कहने लगी, ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। इस रात मुझे अजीब सी बेचैनी में महसूस हो रही थी। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। कमरे से निकली तो तिलावत की आवाज़ आई। मैंने वक्त देखा तो 2 बज रहे थे। आवाज़ इतनी प्यारी और खुशनुमा थी। मैं उस आवाज़ को तरफ खींचती चली गई तो मैं नीचे जाकर देखा तो नबीद तिलावत कर रहे थे। उनके इतराक से सफ़ेद रोशनी फूट रही थी। मेरी 2 ऊपर सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई क्योंकि नबीद तो ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। मैं दौड़कर कमरे में गई और नबीद को उठाया। उन्हें सारी बात बताई तो भी मेरे साथ नीचे आ गए। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा, मैंने अभी यहाँ देखा कि आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और आँख से रोशनी फूट रही थी। नबीद ने मेरे गाल थपथपाए और बोले, मेरी जान, कोई ख्वाब देखा होगा। फिर मैंने भी सोचा कि घर में कुरान खानी होती है, शायद उसी का असर होगा। उस दिन मैं बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना। खुदा ने मुझे खुशी जो दिखाई थी, मैंने जाकर ये खुशी सास और ससुर को सुनाई। फिर नबीद को बताया। अपनी अम्मी को फ़ोन करके भी खुशखबरी ही सुनाई। मेरे ससुराल में तो जैसे बाहर आ गई। शाम को कुछ औरतें हमारे घर आई। वो उम्र में बड़ी होने के बावजूद इतनी खूबसूरत थी कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है।
मेरी अम्मी भी उस वक्त मौजूद थी। वो औरतें मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखकर बहुत दुआ दी, कहा बेटे की खुशी मुबारक हो। मैं हैरान हुई कि अभी तो बस शुरू ही का मामला था, उन्हें कैसे पता चला कि बेटा है। खैर फिर ये सोचकर पुराने वक्तों की औरतें हैं, उन्हें ज्यादा अंदाजा होगा। जाते वक्त उन औरतों ने मेरे सास के कान में कुछ सरगोशी की, फिर चली गई। उस रात मेरी आंख न जाने कौन से पहर में खुली। मैंने कुछ आवाजें सुनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं कमरे से निकल कर बाहर आ गई। देखा नीचे एक नूर का सैलाब था, रूह को महका देने वाली खुशबू फैली हुई थी। मैंने सोचा या खुदा ये क्या माजरा है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई और सीढ़ियों ही से नीचे झांका तो वहाँ बहुत सारे औरतें और मर्द कुरान पाक पढ़ रहे थे। औरतों में मेरी सास और मर्दों में नबीद और मेरे ससुर भी मौजूद थे। फिर मैं कमरे में गई तो नबीद सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया और नीचे ले गए। उस मजलिस को देखकर वो मुस्कुराए और कहा, देखो अफरोज, ये बात तुम्हें मैं बताने ही वाला था, लेकिन फिर सोचा कहीं तुम डर न जाओ। मगर देखो अभी घबराना मत, तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। हमारा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं, हम जिन्नात हैं। नबीद क्या कह रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुबह जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे इर्द गिर्द मेरे ससुराल वाले मौजूद थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। तुम्हें याद है, तुम्हें एक दफा उस खातून ने कहा था तुम बहुत खुश नसीब हो, इसीलिए कहा था कि तुम जिन्नात के कबीले की वारिस बनने वाली हो। मेरी सास ने कहा। उस दिन के बाद मुझे उस घर में पहले से ज्यादा तवज्जो और प्यार मिला। मैं भूल चुकी थी, मेरे ससुराल वाले उस दुनिया में से नहीं। भला एक औरत को मोहब्बत के अलावा क्या चाहिए होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है